एक तो ये है कि आरक्षण का जो मामला है ना, उसमें जो चीज दांव पर है वो है संसाधन। रिसोर्सेस एट स्टेक का मतलब हुआ दांव पर लगे हुए संसाधन। आरक्षण से क्या मिलता है? आरक्षण से शिक्षा मिलती है, आरक्षण से नौकरी मिलती है, आरक्षण से पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलता है, जैसे लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज में इलेक्शन लड़ने का मौका मिल सकता है अगर वो सीट रिजर्व्ड है तो। जिस देश में रिसोर्सेस वैसे भी कम हो, जिस देश में गरीबी हो, भूखमरी हो, परेशानियां बहुत सारी हो, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो, ऐसे समाज में रिसोर्सेस के एलोकेशन या संसाधनों के वितरण के संबंध में जब भी कोई नीति बनेगी, ये मान के चलिए कि उस पर जबरदस्त मतभेद होकर रहेगा। क्योंकि रिसोर्सेस का संबंध होता है मनुष्य की मूल जरूरतों से, और जब मनुष्य की मूल जरूरतों से कोई समझौता होने लगता है, वो पॉलिसी अपने आप में अच्छी है बुरी है बात की बात है। जब किसी के हाथ से कुछ निकलता है या जब किसी को हाथ में आता वो कुछ दिखता है, तो उस समय फिर तर्क काम नहीं करते। उस समय हमारे हित इतने हावी हो जाते हैं कि हम उनके पक्ष में किसी भी हद तक चले जाते हैं। जिनको आरक्षण मिलता है वो, और जिनको नहीं मिलता है वो धुर विरोध की मुद्रा में खड़े हुए हैं। दूसरा ये है कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में इस मुद्दे पर दो पक्ष बटे हुए हैं बुरी तरह से। और होता क्या है कि अगर आपको रिजर्वेशन मिलता है, अगर आप रिजर्वेशन के लाभार्थी हैं, तो आप लगातार एक ऐसे समुदाय में रहते हैं जहां पर आपको शुरू से अंत तक उसके पक्ष में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। साथ में ये बताया जाता है कि बाकी लोग हमसे ये चीज छीनने वाले हैं, इन लोगों ने हजारों साल तक हम पे शोषण किया है, और आज जब हमको पहली बार मौका मिला तो ये हमसे छीनना चाहते हैं आरक्षण। तो पूरा का पूरा समुदाय एक तरह से हमेशा इस मुद्रा में रहता है कि आरक्षण के बारे में कुछ भी कोई गलत बोलेगा तो तुरंत अटैक करेंगे। इस बात पर विचार करने से दूर रहेंगे कि उसमें तथ्य क्या है, तर्क क्या है। जिनको आरक्षण नहीं मिलता, उनके घरों में, उनके परिवारों में, उनके समाज में, समुदाय में जो चर्चाएं हैं, वो चर्चाएं सुबह से रात तक ये हैं कि आरक्षण जो मिलता है वो अयोग्य लोगों को मिलता है, अयोग्य लोगों के हाथ में इतनी सारी सत्ता दे दी गई है, और जब तक ये अयोग्य लोग शासन करेंगे, जब तक अयोग्य लोग नौकरियों में आते रहेंगे, हमारे योग्य बच्चों की कीमत पर आते रहेंगे, तब तक देश का विकास कैसे होगा। और उनके मन में भी ये रहता है कि ये एक बहुत ही बुरा षड्यंत्र है हमारे वर्ग के साथ, हमारी जाति, हमारे धर्म, हमारे समुदाय के साथ। जब इतने विरोधी मत हों तो जो माइंडसेट बनता है समाज का, उस माइंडसेट के लिए कुछ शब्द है मनोविज्ञान में। और इन चीजों की वजह से क्या होता है कि इस विषय पर हेल्दी डिस्कोर्स या कायदे की चर्चा, कायदे की बहस, कायदे का संवाद हो ही नहीं पाता। एक शब्द है कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस का मतलब है कि मैं जिस समुदाय से हूं, मैं जिस वर्ग से हूं, उस समुदाय के लोग सामान्यतः जो विश्वास मानते होंगे वो विश्वास मैं भी मानने लग जाऊंगा। ये कन्फर्मेशन बायस है कि मैं कन्फर्म करता हूं उन सारी बायसेस को, उन सारे विश्वासों को जो विश्वास मेरे समुदाय मानता है। जैसे एक सामान्य हिंदू के घर में ये विश्वास कि मुसलमान बुरे होते हैं, अगर ये आपको दिखे किसी न किसी मात्रा में, तो कन्फर्मेशन बायस है। क्योंकि सुनते सुनते ऐसी बातें होते होते उस परिवार के हर बच्चे के मन में ऐसा भाव आ जाता है। ऐसे ही मुसलमान के घर में अगर धीरे धीरे ये भाव मन में पैदा हो जाए कि हिंदू बुरे होते हैं, कन्फर्मेशन बायस है। आरक्षण मिलने वाले वर्ग के मन में ये भाव पैदा हो जाना कि आरक्षण अच्छा है पूरी तरह से, कन्फर्मेशन बायस है। जिसको आरक्षण नहीं मिलता उसका लगातार नाराज रहना, गुस्से में रहना, ये भी कन्फर्मेशन बायस है अपने वर्ग के प्रति। लगभग हम सब लोग इस कन्फर्मेशन बायस के शिकार होकर इस मुद्दे पर कायदे से बात करने की स्थिति में जाते ही नहीं है। बुरी स्थिति तब आती है जब हम उससे अगले लेवल पे आते हैं। एक सिलेक्टिव अवॉइडेंस की स्थिति होती है, एक बायस्ड एसिमिलेशन। मनोविज्ञान में, सोशल साइकोलॉजी में इन शब्दों का बड़ा महत्व है। एक समय के बाद हम इतने मजबूत विचार के हो जाते हैं, हमारा जो बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है, रेडिकल हो जाता है, कि विपक्षी विचार हम सुनने को भी तैयार नहीं होते, हम उनको अवॉइड करते हैं, दूर भागते हैं उनसे। जैसे ही हमें लगता है कि ये व्यक्ति या ये किताब या ये फिल्म या ये टीवी सीरियल
हमारे मूल विश्वास को, हमारे विचार को बदल सकता है, हम उससे ही दूर भागने लगते हैं, क्योंकि हम झेल नहीं पाएंगे कि हमारे विचार बदल गए हैं। और एक समय के बाद बायस्ड एसिमिलेशन, जिसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ भी कोई ऐसी बात करे जो हमारे विश्वास के खिलाफ है, हम ये मान के चलते हैं कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है या ये व्यक्ति बायस्ड है। जब हम इस माइंडसेट में होते हैं तो फिर हमारे विचारों को बदलना नामुमकिन होने लगता है। हम किसी नए विचार को सीखने के लायक रह नहीं जाते हैं। और इसलिए मैं आपसे पहले निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप ऐसे किसी माइंडसेट से, जैसे आप आरक्षण के समर्थक बनकर या विरोधी बनकर इस डिस्कशन को सुनना चाह रहे हैं, तो आपको फायदा नहीं होगा। उसकी शर्त है, फायदा उठाने की शर्त है कि पहले आप एक चीज को समझें, और वो चीज क्या है? हेडिंग है कि इस मुद्दे पर सही समझ कैसे बन सकती है। वो कैसे बनेगी, उसका तरीका एक ही है। देखिए, जब भी आप किसी विषय पर बात करें, सोचें, समझें, उस समय ये भूल के सोचें, भूल के समझें कि आप क्या हैं। कहीं मौका मिले तो एक चिंतक के बारे में पढ़िएगा, उसका नाम है जॉन रॉल्स। बहुत ही महान चिंतक हुआ है, 20वीं शताब्दी का ही चिंतक था। उसने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया था, द व्हील ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं, अज्ञान का पर्दा कहते हैं उसको। उस पर अभी बात नहीं करेंगे, मैं केवल एक संकेत करना चाह रहा हूं कि सामान्य दुनिया में हमारी सारी लड़ाइयां इस वजह से है कि हमें पता है कि हम कहां फायदे में, कहां नुकसान में हैं। अगर एक सेकंड को हम भूल जाएं कि किस चीज से फायदा होगा, किस चीज से नुकसान होगा, और एकदम न्यूट्रल होकर सोचें, तो हम खुद इस बात को महसूस कर पाएंगे कि कई मामलों में हम अवैध फायदा उठा रहे हैं और कई मामलों में हमें अवैध रूप से नुकसान हो रहा है। जो बात रॉल्स ने कही, उसको और अच्छे तरीके से एक डेकार्ट नाम के आदमी ने कहा। एक शब्द चलता है, मेथड ऑफ डाउट, संदेह विधि। मैं उसको साइंटिफिक मेथड लिख रहा हूं, वैज्ञानिक चिंतन विधि। जब भी किसी विषय पर विचार करना हो, सबसे पहले अपने अंदर ऑब्जेक्टिविटी लाइए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है वस्तुनिष्ठता, यानी किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए हम केवल तथ्यों को देखेंगे, तर्कों को देखेंगे। मेरा फायदा क्या है, मेरा नुकसान क्या है, मेरे पापा क्या बोलते हैं, मेरा समाज क्या बोलता है, मेरा परिवार क्या मानता है, ये नहीं सोचेंगे। तथ्य क्या है, तर्क क्या है। तर्क भी ऐसे जो अकाट्य हों, जिनका विरोध हम नहीं कर पा रहे, या जिन तर्कों का जवाब हम नहीं दे पा रहे, पूरी रिसर्च करने के बाद भी उन तर्कों को बेस बना के बात करेंगे। सबसे अच्छा शब्द वैज्ञानिक चिंतन में होता है न्यूट्रलिटी, तटस्थता। तटस्थता का मतलब ये होता है कि जब मैं किसी विषय पर विचार करूंगा, बाद में जो करना है कीजिए, जब मैं किसी विषय पर विचार करूंगा, मैं अपने वैल्यूज से न्यूट्रल रहूंगा। मेरा धर्म क्या कहता है, मेरा समाज क्या कहता है, मेरे नैतिक मूल्य क्या कहते हैं, या मेरे परिवार की मान्यताएं क्या हैं, मैं उन मूल्यों को उस समय के लिए स्थगित करके एकदम तटस्थ होकर विषय को समझूंगा। और इसी प्रकार इंटरेस्ट न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि जब मैं किसी विषय को समझूंगा तो उस समय भूल जाऊंगा कि मेरा फायदा किस चीज में है। अगर मुझे आरक्षण नहीं मिलता तो मैं इस भाव से नहीं सोचूंगा कि आरक्षण का विरोध ही करना है। मैं ये भूल कर कि मुझे आरक्षण मिलता है या नहीं मिलता है, कम से कम आरक्षण के विषय को समझते हुए ये ध्यान रखूंगा कि मुझे याद ना रहे कि मुझे फायदा है या नुकसान है। मैं एक बार ठीक से विषय को समझ लूं, उसके बाद तय करूं कि क्या ठीक है, क्या गलत है। इसी बात के लिए एक शब्द इम्पार्शियलिटी होता है, निष्पक्षता, यानी चिंतन करते समय पक्षपात नहीं करना है। एकदम निष्पक्ष होकर, तटस्थ होकर, वस्तुनिष्ठ होकर, तथ्यों के आधार पर, अपने लाभ नुकसान के आधार पर नहीं, सिर्फ इस आधार पर कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या तथ्य कहते हैं, क्या तर्क कहते हैं। जब हम किसी विषय को समझेंगे तो शायद एक ऐसा संवाद हमारे समाज में होगा कि दोनों पक्ष जो तलवारें निकाले खड़े हुए हैं, शायद बातचीत का रास्ता खुले, शायद संवाद का रास्ता बने। और मुझे ऐसा लगता है कि आरक्षण जैसे मुद्दों पर, सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों पर, जातिवाद जैसे मुद्दों पर, या ऐसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों के मुद्दों पर, या कोई भी ऐसा मुद्दा, भाषा के मुद्दे पर, जब तक हम
तटस्थ होकर संवाद करने की स्थिति में नहीं आएंगे, बात नहीं बनेगी। इतना लंबा भाषण मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि आप शायद इन सब बातों को सुनने के बाद इस विषय को ठीक से समझने के लिए माइंडसेट बना सके। उसके बाद भी अगर आपको तलवार निकाल के बैठना है तो तलवार निकाल के बैठिए और एक एक बात को सुनिए, समझिए। ठीक।